अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जुता आजमी और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, आपके जाने पहचाने डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। जी, ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी, थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं। आप बहुत बिजी रहते हो, जब से आप इंग्लैंड से होकर आए हैं तब से तो आपके दिमाग ही नहीं मिलते। आप तो बहुत ऊंची चीज बन गए। हम आपको रिक्वेस्ट करते रहते हैं, शुक्रिया, आप हमारा फोन ही नहीं उठाते। पहली बात तो ये, ना फोन उठाते हैं ना मैसेज का जवाब देते हैं, फिर कह देते हैं मैं बहुत बिजी था, मैं बहुत ज्यादा आरजू जी, ये यूनिवर्सिटी में बिजी सब था। ऊपर वाला सुन रहा है, बता रहे हैं आपको। हाँ, तो ऊपर वाले को ही सुनाना है कि देखें जी, अगर आप इंग्लैंड चले ही गए थे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हम गरीबों का मजाक उड़ाएं। लेकिन ये है कि डॉक्टर साहब, आज ट्रम्प ने बहुत तारीफ की है भाई, आपके जो इलेक्शन सिस्टम है भारत का, उसकी आपको क्या रीजन लगती है? क्योंकि वहां पर भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो अचानक से भारत की तारीफ और भारत के इलेक्शन सिस्टम की तारीफ, वो मोदी को कह रही हूँ, ट्रम्प कहना क्या चाहते हैं मोदी जी को? नहीं, ट्रम्प साहब बड़े इरेटिक आदमी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट को कोई बहुत सीरियस नहीं लेता आज की डेट में। अब देखिए, उनकी जो सबसे इस ट्रम्प गवर्नमेंट 2.0 जब से आई थी, तो वन ऑफ द फेसेस ऑफ द ट्रम्प गवर्नमेंट वाज कैरोलिन लेविट, जो उनकी वो थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करती थी, उसके आंसर देती थी। अब कैरोलिन लेविट ने भी वो छोड़ दिया है। मतलब शी वॉज अ स्टांच प्रो ट्रम्प, जिसे समझ लीजिए फेस, मगर वो भी छोड़ दी। तो ट्रम्प साहब के ऊपर देखिए, मैं उस ट्रम्प साहब ने कहा कि भारत का संविधान, अरे भारत का जो इलेक्शन है वो बहुत फेयर होता है, इसलिए मैं उसकी तारीफ करूं या प्रशंसा करूं, ये कतई गलत होगा। लेकिन यस, भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वह प्रशंसा के लायक है, क्योंकि जिस तरीके का हार्डवर्क वो करते हैं एक फेयर और जिसे कह लीजिए ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, वह दिस इज सेकंड टू नन। देखिए, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन वोटर होता है, 1 बिलियन वोटर होता है इंडिया में, समझ रही है ना। और उन वोटर्स का सफल इलेक्शन करवा देना और उसका सही से गवर्नमेंट बन जाना, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाना, भारत की डेमोक्रेसी को सल्यूट है मेरा। कि ये होता है कि एक गरीब जो भीख भी मांगता है ना आरजू जी, उसका भी वोटर आईडी कार्ड है। जो आदमी मतलब समझ लीजिए समाज का सबसे कमजोर है, उसके पास भी गवर्नमेंट को जाकर के वोट देने का अधिकार है, और उसके वोट की उतनी ही वैल्यू है। गवर्नमेंट या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ये इंश्योर करती है कि हर आदमी बूथ में वोट डाल के आ जाए। लद्दाख जैसे दुरूह इलाके में भी भारत की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वह वहां पे भले 5 वोटर हो, वो वहां पे जाकर के वोट कंडक्ट कराते हैं। ईसीआई के और जो ईसीआई के बिहाफ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो वोट कराने जाते हैं कई ऐसे नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज में जहां पे कि जीवन को खतरा होता है, वो भी जो है प्रशंसा के लायक है। इसलिए अगर भारत की डेमोक्रेसी को किसी ने जिंदा रखा है तो वो सिर्फ 2 चीजें हैं: सनातनी थॉट प्रोसेस, यानी कि वैदिक जड़, जो वेदों का जड़ है उसमें, वो इसको डेमोक्रेसी बनाता है। और दूसरा इसकी जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के दुरूहपन को, जो जटिलता को जो सुचारू पूर्वक चलाता है, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। शायद सुप्रीम कोर्ट को जितना वैल्यू दी जाती है या उनके लोगों को जितना पावर है, उनके इंडिपेंडेंस में जितना बातचीत की जाती है, उतना प्रशंसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दी जाती। जबकि आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई बात बोले तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं, उनके पास बहुत पावर है अपने ऊपर किए गए झूठे
प्रचार से लड़ने का। लेकिन ये जो बेचारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग होते हैं, इनके पास कोई विचार नहीं होता, इनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी बहुत करारा प्रहार करती हैं, उसके बाद भी इनकी मनोदशा नहीं टूटती और ये इलेक्शन को करवाते। और एक बात याद रख लीजिए आरजू जी, यदि आपने इलेक्शन चोरी और बेईमानी से करवाए हैं और जनता को ये पता है, तो जनता जो है वो ऐसे गवर्नमेंट्स को कभी भी स्वीकार नहीं करती विश्व के किसी भी हिस्से में। इलेक्शन जो है वो विश्वास का नाम है, वो क्रेडिबिलिटी का नाम है। इसलिए भारत की इलेक्शन कमीशन की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। तो ट्रम्प क्यों इतनी तारीफ कर रहे हैं? इससे पहले तो ट्रम्प ने कभी नहीं कहा। वैसे तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इलेक्शंस अगर फेयर हो और लोगों की ही सेलेक्ट की हुई या लोगों की ही वोट की हुई सरकार आए तो बहुत फर्क पड़ता है कंट्री के अंदर भी और कंट्री की प्रोग्रेस में भी। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रम्प को क्या ख्याल आ गया इस वक्त? क्योंकि देखिए, मेरे ख्याल से, अब मैंने वो न्यूज नहीं पढ़ी है तो मैं एक आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग देता हूं कि ट्रम्प साहब को ये लगता है कि जो मीडिया है, और वो सच भी है कई हद तक, कि जो मीडिया है वो अनफेयरली क्रिटिकल है, और जो सिस्टम है, जो डीप स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो भी एंटी ट्रम्प है। तो उनको जो इलेक्शन था 2000, जो उनका सेकेंड वाला था, जो वो हार गए, जिसकी वजह से वो बन गए थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो बड़े बुजुर्ग हो गए थे। इनके पहले, ट्रम्प साहब के पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर? जो बिडेन। तो जो बाइडेन साहब जो थे, वो जो प्रेसिडेंट बने थे, उस इलेक्शन को इन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया था। और कुछ अमेरिका, चूंकि आपको पता है वहां अभी भी बैलेट बॉक्स चलते हैं, और वहां पे बहुत से ऐसी इलेक्शन है वो 2-2, 3-3 दिन तक खुला रहता है कि आप जाकर के वोट कास्ट करके आ जाएं, ठीक है ना। तो उनके यहाँ एक हफ्ते पहले ही वो वोटिंग का कई जगह खोल देते हैं सेंटर। तो मतलब उसमें धांधली की चांस रहती है कि आपने कुछ वोट्स को रिजेक्ट कर दिए या नहीं गिने। तो वो ये कह रहे हैं कि भारत में जिस तरह, और ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया है, इलॉन मस्क ने भी भारत के जो, और इलॉन मस्क टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं, इलॉन मस्क ने भी भारत के ये जो ईवीएम है, और जितनी तेजी से इतने ज्यादा वोट को वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और इतनी, जिसे कह लीजिए, उसको टैली करने के लिए वो जो ट्रेल है, वीवीपैट जिसको कहते हैं, वो भी होता है, ताकि आप जो है, अगर आपको डाउट है तो ईवीएम में जो नंबर आया है उसको आप वीवीपैट से भी टैली कर सकते हैं। इतना ज्यादा फेयरनेस है, इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है कि इलॉन मस्क जैसे टेक्नोलॉजी को समझने वाले बंदे ने भी भारत के इलेक्शन कमीशन की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि भारत ने टेक्नोलॉजी का जो सही उपयोग किया ना, ये एक बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। ईवीएम इज काइंड ऑफ अ कैलकुलेटर, ना तो वो कोई इंटरनेट से जुड़ सकता है, स्टैंड अलोन मशीन है, कोई इंटरनेट नहीं होता उसमें, से सिंपल कैलकुलेटिंग प्रोग्राम लगा रहता है उसमें। तो उसको देखते हुए वोटिंग को, मतलब जितनी ट्रांसपेरेंसी ईवीएम प्रोवाइड करता है और सीसीआई उसको इंश्योर करता है, तो उसको देखते हुए कोई भी होगा वो तो प्रशंसा करेगा। भारत की जो इलेक्शन कमीशन है, विश्व के कई देशों में जाते हैं वो इलेक्शन कराने के लिए। जब भारत में इलेक्शन हो रहा होता है, विश्व के कई प्रतिनिधि मंडल आता है इस इलेक्शन को स्टडी करने के लिए। क्योंकि 1 बिलियन लोगों का अप्रोक्सीमेटली, शायद मेरे ख्याल से 888 या 890 मिलियन वोटर है भारत में, तो हम उसको रफली 1 बिलियन कह रहे हैं फॉर द कंफर्ट ऑफ इक्वल कन्वर्सेशन, कि वो 1 बिलियन लोगों का वोट। मगर सर, अपोजिशन तो बहुत नाराज है। राहुल गांधी तो कहते हैं गड़बड़ हुई है। तो क्या हुई हो सकती है क्या इस तरह की इलेक्शंस में भी? देखिए मैं आपको इसका सीधा बताऊं, अभी ममता बनर्जी, जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में ममता बनर्जी जी ने कहा कि ये इलेक्शन जो है वो मैनिपुलेटेड है, ये फेयर नहीं है, ठीक है ना। उसको उन्होंने कहा कि ये जो है ये इलेक्शन गलत हुआ है और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं त्याग पत्र नहीं दूंगी। और उन्होंने आज तक त्याग पत्र नहीं भेजा, ठीक है ना। उनको ये लगा था कि जनता जो है वो चूंकि वोट नहीं डाली होती, और बात उनकी सही थी, एक गैम्बलिंग थी कि अगर ये इलेक्शन गलत होता तो जनता रोड पे आ जाती, जनता जो है वो लिंच कर देती वोटिंग, ये जो अधिकारी थे या इलेक्शन कमीशन के लोग जो थे। हुआ उल्टा, आज टीएमसी के लोगों को अंडा पड़ता है, ठीक है ना। तो पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं कि यदि जनता का विश्वास नहीं होता अपने द्वारा चुनी गई सरकार में, तो जनता ऐसे इलेक्शंस को नहीं मानती। कई जगहों पे इस तरीके की क्रांतियां हुई हैं,
लेकिन भारतवर्ष में कभी भी नहीं हुआ इसका, इस तरीके का इलेक्शन की गलत हो रहा है या धांधली हो रहा है। इसलिए भारत की जो प्रशंसा है, आप ये जो कह रही हैं कि ट्रंप क्यों कर रहे हैं, अपोजिशन इसका वो करता है, अपोजिशन कहता जरूर है, अपोजिशन कहता है कि चलिए एक बार नहीं 2 बार का मैं स्टेटमेंट बताऊंगा कि हम सड़कों पे आएंगे, हम ये प्रतिशोध करेंगे, हम वहां पे मीटिंगें बुलाएंगे, जनता को, कोई जनता को बुला लीजिए, आ जाए जनता की इलेक्शन बेईमानी हो रहा है, आ जाओ। जैसे आप देख ले, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट चलाई थी अरविंद केजरीवाल ने, लोग उससे ऑर्गेनिक रूप से जुड़ गए थे, सरकार घबरा गई थी। तो अगर ये करप्शन के से लोग परेशान थे, लोग जुड़ गए थे अरविंद केजरीवाल जी से। लेकिन उसी तरीके से अगर ये क्रेडिबिलिटी का इश्यू होता तो आप खड़े हो जाते। फिर अगर एक अपोजिशन का लीडर कहता है कि भैया ये तो बेईमानी से हो रहा है, तो उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं नहीं, अगर बेईमानी से होता तो मैं कैसे जीत लेता। उसके बाद जो है जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट वो कहती है मैं कैसे जीत लेता, केरल की गवर्नमेंट कहती है मैं कैसे जीत लेता। तो पॉइंट ये कि इनका जो जो ऑपोजिशन है वो जानता है। जैसे आप देख ले 2014 से 2019 का जो इलेक्शन हुआ, राहुल गांधी जी अमेठी के अलावा 2 जगह से लड़े, अमेठी के अलावा वायनाड से लड़े। उनका इंटरनल असेसमेंट मिल गया था कि शायद वो इलेक्शन हारेंगे, इसलिए वो वायनाड चले गए, तो वो इलेक्शन हार गए। तो ऐसे नहीं होता है, सब पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनल असेसमेंट कराती हैं, जनता के मूड का उनको अगर पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत, मतलब समझ लीजिए कि 100 में से उनको 40-50 आइडिया हो जाता है कि सत्ता इस बार किधर जाने वाली है। बिल्कुल, खैर वो तो अंदाजा हो जाता है लोगों को पहले से ही। अगर अगर गवर्नमेंट, जो पहले गवर्नमेंट हो या जो इलेक्शन में पॉलिटिशियंस खड़े हुए हैं, अगर वो पहले भी किसी पोस्ट पर रहे हो और उन्होंने काम किया हो, जो वादे किए हैं पब्लिक के साथ वो पूरे किए हो, तो फिर पब्लिक उन्हीं को वोट देती है। ऐसा तो है, क्योंकि आपके यहाँ जाहिर है कि वो पाकिस्तान वाला सिस्टम तो है नहीं कि वो इमरान खान ने आना होगा तो शहबाज शरीफ आ जाएंगे, नवाज शरीफ ने आना होगा तो इमरान खान आ जाएंगे। तो ये वाला सिस्टम डेफिनेटली भारत में नहीं है। लेकिन लोग निकलते हैं सर शौक से वोट देने के लिए, या निकालना पड़ता है? कितने नहीं परसेंटेज? वोट देने, मैं बताऊं, मेरा ना जीवन भर कभी वो नहीं बना था, वोटर आईडी कार्ड। तो जब मेरा पहला वोटर आईडी कार्ड बना तो मैं यहाँ गोवा के एक पंचायती इलेक्शन में वोट देने गया, क्योंकि अच्छा फील होता है, आप वोट देते, फील्स मेक्स यू फील गुड। और उसके बाद फिर जिस तरीके की सेंसिटाइजेशन जिसे कह लीजिए प्रोग्राम चलाए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से, एनजीओ की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, लोग एंथुजियास्टिकली पार्ट लेते हैं। पहले तो 30-30, 35-35% की वोटिंग पे गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती थी। तो ट्रू डेमोक्रेसी तो तभी आएगी ना अर्जुन जी, जब 100% लोग वोट करें, दैट विल बी ट्रू डेमोक्रेसी। हालांकि इलेक्शन रिफॉर्म का मैं फेवर करता हूं। 100% तो सर कहीं नहीं होता होगा, अमेरिका तक में नहीं होता होगा मेरे ख्याल। नहीं, 100% उसके तरीके हैं, जैसे जैसे फर्स्ट पास पोल का जो इलेक्शन का तरीका है वो थोड़ा डेंजरस है। अर्जुन जी आप जरा 1 मिनट संभाल लीजिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, देख लीजिए, आप देख लीजिए। बिल्कुल, खैर अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो यही बात पाकिस्तान में भी हम कर रहे थे कि जी पाकिस्तान में तो इस तरह से इलेक्शंस नहीं होते कि जिसको हम ये कहेंगे फेयर इलेक्शंस है। वरना जैसे मैंने पहले कहा कि इमरान खान जब एज अ प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब का मैंडेट था, और जब इमरान खान का मैंडेट था तब आजकल शहबाज शरीफ साहब हैं। तो इसलिए ये तो साफ पता लगता है कि वोट की या इलेक्शंस की का कोई मतलब नहीं है। फिर पता नहीं, मैं समझ नहीं आती कि इलेक्शंस करवाते क्यों है। अगर अपनी ही मर्जी के लोगों को लाना है, उन्हीं को सीट पे बिठा देना है, और जिसने इलेक्शन जीता है या जिसको वोट पड़े हैं उसको नहीं लाना, फिर तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने ही नहीं चाहिए। वैसे ही अनाउंस कर देना चाहिए कि जी कल से ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। जी डॉक्टर साहब। नहीं, मैंने आपकी बात को सुना था। देखिए, पाकिस्तान शुरू से, पाकिस्तान की समस्या एक ही है, वो है झूठ। झूठ को सच बनाने की कोशिश करने के चक्कर में उन्होंने अपने रिश्ते भारत से खराब किए हुए हैं। वो झूठ और झूठ और झूठ और उसके बाद इसे, मैं आपकी भाषा का एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है उर्दू का, मजीद ना, उसके बाद और अधिक मजीद झूठ। तो ये एक समस्या का कारण है, सच नहीं बोलना चाहते। अब तालिबान से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका नाम क्या रखा है, फितना उल हिंदुस्तान, फितना उल अफगानिस्तान, फितना उल पठान, फितना उल ये। अरे फितना उल दिमाग है तुम्हारा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि आप जिस चीज को समझ नहीं पा रहे हो, मुझे कैंसर हो गया, आप कह रहे हो कि यार फोड़ा है, तो नाम बदल देने से मेरी वो ठीक हो जाएगी? गल जाओगे अंदर से भाई। ये बातें कर देना था तुम्हें भी पता चल जाएगा, तुम भी देख लोगे, नहीं होगा, उसका इंपैक्ट आपको अंदर दिखेगा। तो
तो मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी समझदार आदमी जानता है भाई भारत को आप कितना दोष दोगे, हम जानते हैं, मैं भारतीय हूं, कोई नहीं लड़ना चाहता, कोई लड़ना नहीं चाहता भारत में भाई। ये अब हमारी 10,000 साल की सभ्यता रही, हमने आज तक किसी पर अटैक नहीं किया, हम अचानक से आपसे अटैक करने लगे। और इस आजकल तरीके तो आप सोचिए आरजू जी, बोले नहीं दिए, 10,000 15,000 साल की सभ्यता, कभी हमने किसी पे अटैक नहीं किया, और आज आप हमें कह रहे हो कि हम फॉल्स फ्लैग करते हैं अटैक करने के लिए। मतलब आप सोचिए इस तरीके की जहनियत कि अब ये कहा जाता है कि भारत इतना ज्यादा लड़ाई के लिए वो है कि वो फॉल्स फ्लैग करता है, अपने लोगों को मरवाता है ताकि वो पाकिस्तान पे अटैक कर सके। ये जहनी बीमार लोगों का काम है। इट इज नॉट हेल्दी आरजू जी, आप कुछ भी कह लो, आप इसको ये कहोगे इंडिया ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है और हमारी सारी फोर्सेस देख रही है, तो आप इसका क्या इलाज करा पाएंगे? ये वही है, इमरान खान को बोला जाता था ये अनकरप्टेबल है, हसन निसार ने, अनकरप्टेबल, अनचेंजेबल, इतना ईमानदार, अब उसको करप्शन के लिए जेल में डाल दिया। ये जबरदस्त बात है। इमरान खान को और किसी चीज के लिए भी आप जेल में डाल सकते थे, मगर उन्होंने उसको करप्शन के लिए जेल में डाल दिया, जो उसके ऊपर था कि इट इज हिज यूएसपी दैट ही इज नॉट करप्टेबल। आज वो उसी के लिए जेल में है। तो पाकिस्तान की समस्या झूठ और मक्कारी है, देख लें कब तक जाएंगे। हमें कोसने से कि आपके साथ भी यही होगा, हम तो उन गलियों को छोड़ा है, आप उन गलियों में जा रहे हैं, बड़े बड़े डायलॉग देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? बड़े बड़े डायलॉग से कुछ नहीं होगा, जो आप करेंगे आपके सामने। कहाँ से सुनकर आ रहे हैं आप, क्या हम उन गलियों में छोड़ा है और अब आप उन गलियों में जा रहे हैं? कहाँ से सुनकर आ रहे हैं? अरे आप ही के और लोगों के साथ भी तो चर्चा होती है पाकिस्तानियों से मेरी ना, आप अल्लाह से हाँ। करें, तो वो लोग यही बोलते हैं कि अब तो इंडिया वही जा रहा है जो रिलीजियस वहां पे वो आ रही है, क्या नाम है, कट्टरता आ रही है, और जो हमने किया था अब वो कर रहे हैं। तो किसने किया था? वो जिन्ना ने किया था वो कट्टरता, तो बोलो जिन्ना इस्लामिक कट्टरता, फिर अगर तुम वो छोड़ रहे हो तो। बोलना बड़ी बड़ी बातें, उसकी एनालिसिस करने की क्षमता है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का इवन आपके क्योंकि आप लोग तो सेक्युलर कहते हैं ना अपने आप को, तो आप किसी कब हम एक सेक्युलर रिलीजन के है भाई? ऊपर हमने कहते हैं? कभी अपने आप को ये सेक्युलर होने का मतलब, एक तो भारत का 90% लोग नहीं जानते। सेक्युलर एक ऐसा वर्ड है जिसका ना तो हिंदी में, ना तो तमिल में, ना तो तेलुगु में, ना तो बंगाली में, ना तो भारत की किसी भी भाषाओं में उसका इक्विवेलेंट वर्ड है, उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता, उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। तो वो हम कैसे बन जाएंगे? सेक्युलर का मतलब ये ना कि हर रिलीजन जो है वो, मतलब स्टेट का कोई अपना कोई रिलीजन नहीं है, वो हर रिलीजन की किसने रिस्पेक्ट बताया करता स्टेट का? है। कोई, हर स्टेट का रिलीजन होता है, उसकी कल्चर होता है, उसका ट्रेडिशन होता है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, जितने मुझे लॉयर सुन रहे होंगे, रोनाल्ड डॉर्किन ने किताब लिखी थी हार्ड केसेस। हार्ड केसेस में वो लिखता है कि जब जज को ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां पे लॉ उसको सही आंसर नहीं दे रहा है, एग्जिस्टिंग लॉ कि वो फैक्ट में अप्लाई करके और एक जस्टिस दे, तो ऐसे में जजेस खुद लॉ बनाते हैं, उसको वो कहता है जुडिशियल लेजिस्लेचर, और वो लॉ बनाने के लिए वो अपनी हिस्ट्री और कल्चर में देखते हैं। तो कैसे नहीं होगा? हमारा जिसको आप धर्म कह रही हैं उसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। भारत सिविलाइजेशन क्या होता है? लॉज बनाना, नियम बनाना कि समाज एक तरीके से चले, उसको हाँ। आप रिलीजन कहती हैं, हम उसको हम कहते हैं धर्म, या हम उसको कहते हैं सिविलाइजेशन। भाई भारत धार्मिक देश है, भारत को धर्म से नहीं अलग किया जा सकता। जिसको समझ में आ रहा है उसको, क्योंकि भारत कभी भी भगवान के नाम तो पे फिर लड़ने का देश नहीं रहा। सेक्युलर कंट्री का फिर क्या मतलब है? यूरोपियन प्रॉब्लम है, ये वर्ड यूरोपियन है, ये वर्ड इंग्लिश है। मैं कह रहा हूं सेक्युलर वर्ड को हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में कोई इसको मुझे ट्रांसलेट करके बताए, है ही नहीं। क्योंकि धर्म जो है वो रिलीजन नहीं है। ये कौन भारत में ये कहता है कि तुम इस भगवान को मान लो तो तुम हिंदू हो जाओगे? वो कहता ही नहीं है। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि भारत जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है? अगर अगर ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, ऐसा कोई बात ही नहीं है, तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ करके विदेशी पढ़ाई पढ़ रहे हो। आप भारत को कॉमन लॉ कंट्री कहते हो, आप भारत को, भाई मैं उस पर नहीं जाना चाहता आरजू जी। ये भारत अपने आप को यूरोप के चश्मे से देखता है, यूरोप की पढ़ाई को वो अपनी पढ़ाई मानता है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं आपको भारत एक बताइए, 1976-77 से पहले भारत में सेक्युलर वर्ड संविधान में नहीं लिखा था। तो अगर हम सेक्युलर बने 1976 में, तो उसके पहले हम क्या थे? अगर सेक्युलर होने का मतलब यह होता है कि भारत सबका, हिंदू का देश है, मुसलमान का देश है, सबका देश है, तो 76 से पहले ये किसका देश था? किसी का देश नहीं था। और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, अधिकारों का होना और आपका घर होना, मालिक होना, दो अलग चीज है। स्वामित्व और अधिकार अलग अलग चीज है। जैसे मान लीजिए आपने घर खरीदा अपने नाम पे, हमारे यहाँ जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और खुद की प्रॉपर्टी अलग अलग है। आपकी प्रॉपर्टी है, आपका बच्चा जो है वो उसमें अधिकार रखता है, वो उसका मालिक नहीं है। कल को वो आपके ऊपर अगर मारपीट करे, आप अपने बेटे को लात मार के भगा सकती हो, निकलो यहां से साले, ये मेरा घर है।
वो ये नहीं कह सकता कि जितना मेरी मम्मी का है उतना ही मेरा है। अरे ऐसे नहीं है भाई, अधिकार है तुम्हारे, मगर जब तुम उन अधिकारों का उल्लंघन करोगे, मालिक मैं हूं, स्वामित्व तो मेरा है, इसको समझना पड़ेगा। तो आप हमारे यहाँ है, अगर कोई बाहर का रिलीजन प्रैक्टिस करता है करे, वो उसका अधिकार है, मगर वो ये कहे कि जितना ये उसका है उतना ही वो मेरा है, तो भाई भारत में अगर ये जितना मुसलमानों का है, तो मुसलमान होने का मैं डेफिनेशन एक ही समझता हूं, शरिया से चलना है उसको, चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल लॉ हो, कुरान और हदीस के बाहर उसके जीवन का कोई डिसीजन नहीं हो सकता। तो कह दीजिए ना कि आप लोग सेक्युलर कंट्री नहीं है, भारत एक मतलब जिसे कहते हैं सेक्युलर कंट्री जो कहलाती है वो कहलाना बंद कर दे, आपका इशू अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अरे तो भाई ये तो दुनिया को कंफ्यूज करा हुआ है ना आपने इस वजह से। नहीं, दुनिया जो confuse कर हो रहे गई थे है। वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। इसी को प्रधानमंत्री जी ने कहा दिमागी नक्सल, जिन्होंने ये सिखा दिया है। जब हमारे धर्म में आरजू जी अल्लाह को गलत नहीं कहा, जीसस को गलत नहीं कहा, हम सबको नतमस्तक है, हम सबको सलाम करते हैं, सबके आगे हम पैर झुकाते हैं। हमारी तो किताबों में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, राम रहीम एक है। आप क्या नहीं पढ़ा रहे राम रहीम एक है? भाई ऐसा कैसे हो जा रहा है? पॉइंट ये है आरजू जी कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं, आरजू जी आप मुसलमान है, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, आपका रिलीजन मेरे लिए मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं सनातनी हूं, क्योंकि वेद मुझे रिलीजन नहीं सिखाता। हाँ, भारत में एक समस्या हो सकती है, कास्ट, जातिवादिता एक समस्या हो सकती है, तो वो सेक्युलरिज्म से नहीं सॉल्व होगी, उसके दूसरे तरीके हैं। लेकिन सेक्युलरिज्म भारत कभी, जैसे एक बात बताइए, यहूदी क्यों नहीं कह रहा है, यहूदी क्यों नहीं कहता कि हमारे ऊपर टॉर्चर किया हिंदुओं ने? पारसी क्यों नहीं कहता हमारे ऊपर टॉर्चर किया हिंदुओं ने? ये सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है, कन्वर्ट करो। अरे क्यों कन्वर्ट करो भाई? क्या कन्वर्ट करो के अलावा उनकी तादाद भी ज्यादा है ना। अब आपके यहाँ अरे कितने वो पारसी तादाद को हैं, कन्वर्ट कितने करते हुए ना, लोग दोनों ने रह मारपीट गए। की ना, दोनों ने तलवार के दम पे वो किया भाई। हमारे, मैं पुर्तगाल में बैठा हूँ, अरे मैं गोवा में बैठा हूँ आरती जी, आरजू जी, गोवा में क्या हुआ था जब पोर्तुगीज आए, तो यहाँ पे लोग जो बेचारे कन्वर्ट नहीं करते थे उनका हाथ काट दिया जाता था। वो अभी भी जगह कभी आप बोलेंगी तो वो एक स्मारक है, हाथ काटते थे लोग कि कन्वर्ट हो जाओ। ये क्या पागलपन था? आज यूरोप उस पागलपन से निकल गया, आप भी निकलोगे, आप भी। इसलिए नहीं कि कोई अभिषेक मिश्रा कह रहा है, अभिषेक मिश्रा जैसे औने पौने 50 आएंगे, लेकिन आप 500 500 सर, 500 आएंगे, 50 नहीं 5,000 आ देंगे, लेकिन आप जो है समय से नहीं जीत सकते। मनमोहन सिंह जी ने एक बार ह्यूगो उसको कोट करते हुए कहा था, नो वन कैन डिफीट एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। आरजू जी, तेरा धर्म सही मेरा गलत, तेरा ईश्वर सही मेरा ईश्वर गलत, इस थ्योरी की विश्व में कोई जगह नहीं हो सकती। एक ही थ्योरी चलेगी, तेरा भी सही मेरा भी सही। हाँ। और यही बात सनातन कहता है। इसको सनातन ने कहा, एकम सच बहुधा विप्रहा वदंती। हम सब के आगे हाथ जोड़ते हैं। दूसरे मैं एक कहता हूं, दूसरे मैं आज के कहता हूं, रिस्पेक्ट करनी होगी ना, मैं तभी आज होगा। कहता हूं, मंदिर मस्जिद ये सब एक है, मुझे कोई, क्योंकि मुझे सिखाता। लेकिन आप अगर मस्जिदों से ये कॉल दोगे कि हम इसका इस्लामाइजेशन करेंगे, तो फिर आपको भी तो सोचना पड़ेगा ना आरजू जी, ऐसे नहीं चलेगा। हम तो सबका सम्मान करते हैं, आपको जो ईश्वर से पूछना है, मगर वो आपका स्पिरिचुअल होना चाहिए जर्नी। आप उसको पॉलिटिकल गोल नहीं बना सकते अपना। आप इस्लाम के नाम पे गवर्नमेंट में हिस्सेदारी नहीं मांग सकते। आप इस्लाम के नाम पे जिसे कह लीजिए पॉलिटिकल पावर नहीं मांग सकते ना। मैं ब्राह्मण होने के नाम पे पॉलिटिकल पावर नहीं मांग सकता। पॉलिटिकल पावर भारत की जनता के समाज से बनेगा, जो उनकी मानसिकता होगी उसमें वो करे। लेकिन चूंकि हम मुसलमान हैं, तो फिर कोई पारसी को वोट देता है इस्लाम की वो पारसी, ऐसे तो भारत कहां बचेगा? ये तो फिर टूट जाएगा भारत। इसलिए आरजू जी, स्पिरिचुअली सबको अधिकार है, लेकिन पॉलिटिकली भारत जो है वो एक हजारों साल में बनाई गई व्यवस्था का नाम है। इसमें वेद ने इसको बनाया है, सींचा है, पुराणों ने इसको डालियां दी हैं, पंख दिए हैं। विचार आज जो भारत सोचता है, इस देखिए एक भारत पाकिस्तान है, वो कैसे सोचता है, वो किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। और वो भारत जो भारत रह गया, वो सबको गले लगाता है। वो ये सिखा रहा है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लेकिन जो भारत पाकिस्तान बन गया वो नहीं सिखाता ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। वो कहता है वो ईश्वर गलत है, हमारा वाला सही है। तो मैं फिर कह रहा हूं आरजू जी, भारत को बनाया है वेद पुराण त्रिपटिका, यानी कि बुद्धिज्म की जो आइडियोलॉजी है, जैन हमारे जो आइडियोलॉजिस्ट है, हमारे सिख जो गुरुओं की जो शिक्षा है, इन्हीं शिक्षाओं से हम बने। मैं जितना जैन हूं, उतना सिख हूं, उतना हिंदू हूं, उतना सब कुछ। मैं बताऊं, एक जैन यहाँ पर रिलीजन है, पता है आपको? जैन रिलीजन एक अलग रिलीजन, पता है मुझे, पता है।
जैन लोग वाले जो है वो हिंदुओं से आपस में शादी करते हैं, और हिंदू जैन में आपस में शादी करते हैं, वो भी अरेंज्ड मैरिज होती है। क्यों अर्जुन जी? इसलिए उसका कारण ये है कि ये समाज जो है, लोग एक हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान भी इसी रास्ते पे आएगा। आप वेट कीजिए, वो वेट के सेक्युलरिज्म हम न थे न हमारी है। लाइफ में तो अक्सर नहीं आएगा, हम तो जा चुके होंगे, नहीं, हो सकता आपकी है लाइफ बाद में में कभी हो, नहीं आप हमारी लिख लाइफ में के नहीं आ रख रहा। लीजिए आरजू जी, आपकी लाइफ में आएगा। आपके यहाँ पे लोगों में बदलाव आ रहा है, मैं देख रहा हूं। आप जैसे लोगों ने बहुत जबरदस्त काम किया है आरजू जी। आप जैसे लोगों ने, जो भले आपको अभी भी मुंह पे गाली दे रहे क्योंकि वो गुस्से में है, वो हारना नहीं चाहते, लेकिन दिमाग से तो वो सोच रहे हैं। ठीक है ना? दिमाग से तो वो सोच रहे हैं। बाकी होने दीजिए, बाकी तो होगा वही जो राम रचि राखा, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। ठीक है ना? वो बिल्कुल देख लेते हैं वो क्या चाहता है, मैं गलत हूं या और कोई गलत होता है, वो तो सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खैर हर रिलीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और हर एक को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मेरा तो खैर ये मानना है कि मैं चाहे मंदिर में जाऊं, चाहे चर्च में जाऊं या मस्जिद में जाऊं, मैं सब जगह दुआ पढ़ सकती हूँ। और अब आई एम श्योर के हर तरफ से जो है ऊपर वाला सुनता है, और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बस यही है। जी बिल्कुल। थैंक सबका सब मनुष्य है, मानवता से बड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज कोई आया नहीं भाई, वो आपके 40 रुपए का इंतजार कर रही थी मैं, लेकिन आज नहीं आ पाए। और जैसे ही दर्शकों आएंगे, का प्यार 4 करोड़ रुपए है मेरे लिए, भाई नहीं वो चार प्यार करोड़ करते यही प्यार करते। से प्यार, प्यार तो है, लेकिन मैं चाह रही थी आज 40 रुपए और आ जाते, ताकि आप एक बल्ब खरीद के सामने लगा लें, आपके वाह फेस पे लाइट पड़े। आपके फेस वाह। पे लाइट नहीं आ रही डॉक्टर साहब, उसके लिए मैं आज 40 रुपए का वेट मेरे कर रही थी, मेरे लेकिन नहीं। फेस का नूर आपके चेहरे पे आरजू जी, तो आपका नूर मेरा नूर एक ही है। वाह 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 वाह, क्या बात की है। लेकिन एक बल्ब फिर भी खरीद लीजिए, 12 तो सामने लगा। बल्ब पीछे है। अब इसीलिए कह रही हूँ ना, बल्ब गलत लगा भाई, आप सामने भी एक बल्ब लगा लीजिए तो आपके फिर, या वो रिंग वाला लाइट ले लीजिए, वो आता है, एक रिंग वाला लाइट वो आता अब है। इतना ले आरजू जी, मेरे इतना काम रहता है, मैं आपसे कैसे बताऊं, मतलब बहुत काम होता है मेरा, जिंदगी इतना तेजी से चल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, उससे अमेजोन से मंगवा लीजिए, मैं भेज देती हूँ, ऐसी क्या बात है। तो बहरहाल, बस आप हैं तो हो गया बस। हाँ और बस। कौन मेरे मेरे चेहरे को देख के किसी को क्या ही मिलेगा? लोग तो आते हैं बस आपकी बातें सुनने, आपको नहीं, देखने। भी आपका चेहरा दिखना चाहिए, डार्क डार्क वो लाइट कम की वजह से ऐसा हो रहा है। बहरहाल लेकिन होपफुली जल्दी उसका भी कुछ कर लेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने आज ज्वाइन किया। तमाम लोग जो आज आए, देखा सुना, उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया। और जाते जाते मैं जरूर ये भी बता दूं कि तकरीबन 930 लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, और उसमें से 276 जो है वो डॉक्टर साहब के चैनल पर है। अरे वाह, थैंक यू आरजू जी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि अभी मैं आऊंगा ना, 27 लोग नहीं आएंगे यार। नहीं नहीं, आएंगे आएंगे। एंड आई होप कि जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा आप ज्वाइन किया करेंगे। नहीं नहीं, मैं और दर्शकों से कहूंगा कि आरजू जी को सपोर्ट करें। और शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। मैं बहुत कम लोगों से ऐसा मिला जो इतने अच्छे मनुष्य होते हैं, जिनकी इतनी अच्छी सोच है। आरजू जी, यू आर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड आई हैव अ डीपेस्ट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं। और बस एक बल्ब खरीद लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से भेज देती हूँ, अगर आप कहते हैं तो, रिंग वाली लाइट। पाकिस्तानी बल्ब, उफ। नहीं, इंडियन इंडियन इंडिया से ही होगा ना अमेजोन, वो आपको ले जाके दे देंगे, यहाँ से थोड़ी लेके जाएंगे। थैंक खैर यू, बहरहाल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू। यू।